हाँ तो बच्चों, आज एसएसटी की पहली क्लास है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको इससे बहुत लाभ होगा और इस लाभ का आप ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए और अपने दूसरे जो आपके आस पड़ोस में लोग पढ़ते होंगे, जाहिर सी बात आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो उसको भी शेयर करो, उसको भी इनमें जोड़ो, इंक्लूड करो और कोशिश करो कि सभी मिल के इसका फ़ायदा उठाएँ। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं पहले ही कह देता हूँ कि आप लोग कमेंट किया करो, है ना, ज़रूरी है ताकि उससे आपका रिएक्शन मालूम होता है। डायरेक्ट लाइव तो वीडियो नहीं चलता जिससे आपसे हम बात कर सकें, आपसे बात करने का वही एक माध्यम है। जब आप उसमें कमेंट करते हो तो जो हमारी त्रुटि होगी, कोई ऊंच नीच होगी या फिर कुछ आपको लगता है कि कोई मशवरा देना चाहते हैं हम सर को, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज एसएसटी का जो क्लास का बैकग्राउंड, जो स्पेशली 10th क्लास में जो SCERT की बुक है इतिहास की दुनिया, जो आपको 9th में पढ़ाया जाता है और सेकंड पार्ट उसका 10th में पढ़ाया जाता है। आप सब जानते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको 9th से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई, कभी गौर किया इन बातों पर? नहीं किया है? चलो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, आप जब 6th क्लास में होते हो तो आपको एंशिएंट पढ़ाया जाता है, यानी प्राचीन भारत पढ़ाया जाता है। 8th क्लास में आते हो तो मध्य भारत पढ़ाया जाता है। ऐसे ही जब आप 8 से पहले 7th में आप मध्य भारत पढ़ लेते हो और 8 में आप मॉडर्न भारत पढ़ लेते हो, है ना, मतलब कि वर्तमान भारत को जान लेते हो, आधुनिक भारत को जान लेते हो। और जब 9th में आप पहुंचते हो तो फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ से होती है। क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उसको ही बताएंगे। और आज का जो चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उस पर पहले हम गुफ्तगू करते हैं। तो ये जो आपने टॉपिक लिखा हुआ देखा है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद को जानने से पहले ज़रूरी जानना यह है कि यूरोप क्या है। आप जानते हो ना, जब आप एसएसटी का अध्ययन करते हो तो उसमें ऑलरेडी ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये चीज़ें इंक्लूड कहलाती है ना, यही एसएसटी कहलाती हैं। तो एसएसटी में स्पेशली जब आप किसी बिंदु को पढ़ते हो, जैसे मैंने कहा कि यूरोप, तो आपके दिमाग में फ़ौरन एक उनका ज्योग्राफी के एतबार से उसका जो मेन पैलेस है, उसकी जगह है, वो कहाँ है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। आप और हम सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट है बच्चों? 7 महाद्वीप है। वेरी गुड। उन 7 में से एक महाद्वीप जिसका नाम क्या है, यूरोप है, जो अफ्रीका के ऊपर है और एशिया के बगल में। ठीक है, उसी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे? अगर आप विस्तार से हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो श्रेय अगर हम किसी को देते हैं तो वो नेपोलियन को देते हैं कि नेपोलियन एक ऐसा व्यक्तित्व का मालिक था जिसको हम यूरोप में राष्ट्रवाद की चिंगारी जगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नेपोलियन ने किया है। और नेपोलियन के बारे में भी हम अभी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे। लेकिन यूरोप को जब आप जान गए तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उससे पहले दुनिया में ब्रिटेन से आज़ादी का ख्वाब किन लोगों ने देखा और किन का ख्वाब साकार हुआ, और लोगों में जो भावनाएं थी राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कहाँ से पैदा हुई, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो फिर यूरोप में राष्ट्रवाद को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आपको हम लिख के देंगे बोर्ड पर, जो आपके 9th का है। अब बताइए कि अमेरिका जब ग़ुलाम था ब्रिटेन का, तो उस ग़ुलामी से आज़ादी के लिए अमेरिका ने क्या क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई, और फिर पेरिस संधि के तहत अमेरिका आज़ाद हुआ। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका बाज़ाब्ता उसकी बुनियाद वहीं रख दी गई थी और फिर अमेरिका आज़ाद हुआ। और अमेरिका की आज़ादी में एक बड़ा योगदान फ्रांस का था। लुईस 16 का दौर था जहां उस वक्त फ्रांस में राजतंत्र का दौरा था, राजतंत्र, मोनार्क का दौरा था। तो ऐसे वक्त में जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ादी चाह रहा था
तो उस वक्त फ्रांस की जो फ़ौज है, उनकी जो आर्मी है, वहाँ के जो लोग हैं, धन से भी और लोगों से भी, चूँकि उनकी नीतियों से वही परेशान थे। जो ब्रिटेन की नीति थी उनसे सभी परेशान थे, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया अमेरिका को आज़ाद कराने में। बहरहाल अमेरिका उससे आज़ाद हुआ। अमेरिका से जो आज़ाद होने के बाद, अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो अमेरिका आज़ाद होने के बाद जो दूसरे और राज्य रहे, जो दूसरे और ख़ास तौर से ममालिक रहे, तो उन लोगों ने धीरे धीरे ब्रिटेन से भी और ब्रिटेन की जो ताकत थी उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप देखेंगे इतिहास में, और जितने भी ममालिक थे, जितनी भी कंट्रीज़ थी, वो धीरे धीरे करके ब्रिटेन की ग़ुलामी से आज़ाद हुए। इसीलिए आपके इस किताब में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद आप देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद, उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। बहरहाल उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, ये जगत जननी है। 1789 ये वो वक्त है जिसने पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा दिया। फ्रांस की क्रांति बच्चों, किसी क्रांति? फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति है, जैसे आप एक शब्द सुनते हो मिडिल क्लास, सुनते हो कि नहीं सुनते बच्चों? मिडिल क्लास। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस शब्द का जन्म स्थान कहाँ है, तो आपकी ज़ुबान पे आ जाना चाहिए फ्रांस है। ठीक है? तो फ्रांस की क्रांति ने एक ऐसा पूरी दुनिया में इनकलाब लाया, एक ऐसी बेचैनी लोगों में पैदा हुई कि जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम को तब्दील कर दिया। फ्रांस की क्रांति। और वहीं से आप ह्यूमन राइट्स की बात सुनोगे, वहीं से वुमेन राइट्स की बात सुनोगे, वहीं से मॉन्टेस्क्यू जैसा शख्स, डू यू नो मॉन्टेस्क्यू? 9th में पढ़ के आए आप लोग मॉन्टेस्क्यू। उनकी किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द पावर, यानी किसी एक के हाथ में ताकत ना हो, सत्ता ना हो, सेपरेशन हो, बटा हुआ, जो भारत के संविधान का मूल दायित्व है। और भारत के पूरे संविधान में क्या बात कही गई है बच्चों? कि सेपरेशन ऑफ द पावर, यानी जो पावर है किसी एक में केंद्रित ना हो, बल्कि सब में बटा हुआ हो, ताकि एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पावर का सेपरेशन में होना, सेपरेट होना ज़रूरी। अगर पावर सेपरेट नहीं होगा तो फिर मोनार्क आ जाएगा। वो बात अलग है कि पंडित नेहरू ने कहा था कि लोकतंत्र के ही कोख से राजतंत्र पैदा होता है, वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल अपना एक स्टेटमेंट है, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन आप पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में। उसके बाद विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार, 2 वर्ल्ड वार जो इस दुनिया में हुए, पूरी दुनिया 2 ब्लॉक में तकसीम हो गई। हम सब ने देखा कैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम दागे गए और किस तरीके से जापान को तबाह किया गया। और वो लोग तबाह करने वाले थे जो ख़ुद को आज मॉडरेट कहते हैं, यानी अमेरिका ने कैसे 1945 में, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार में किस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया और कैसे जराइम पेश आए और कैसे कैसे लोग वहाँ बौने पैदा हुए, ये सब दुनिया ने देखा। तो विश्व युद्ध असल में क्या था? साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य, अपना वर्चस्व, कि हम बड़े हैं तो हम बड़े। असल मुख्य वजह यही थी। वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस की हत्या, वो एक अलग चीज़ है। खैर, अब बात आ गई राष्ट्र और देश में अंतर। आपने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्र क्या होता है और देश क्या होता है, दोनों में अंतर है। किसी ज़मीन का टुकड़ा, भूभाग, उसका हिस्सा देश हो सकता है, लेकिन राष्ट्र नहीं हो सकता। अब राष्ट्र क्या होता है? लोगों का एक बड़ा समूह है ना, होता है, जिनमें समान भाषा, क्षेत्र, जातियाँ, संस्कृति जैसी विशेषताएं होती हैं। जबकि देश एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं होती हैं। समझ रहे हैं बच्चों? अब बताओ, जो लोग अमेरिका में हैं तो क्या उनको अपने मुल्क से प्यार नहीं है ना? देश प्रेम है या नहीं है? इंडिया टीम जीतती है, हम खुश होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि हमारा जुड़ाव है, हम उससे जुड़े हुए हैं, इंटरनली जुड़े हुए हैं। तो ये जो देश है और उसकी जो भावनाएं हैं, ये उत्पन्न होती है कैसे?
प्रेम से। और प्रेम कैसे उत्पन्न होता है बच्चों? जब हम किसी को अपना देश और राष्ट्र मान करके उसके निर्माण में 24 घंटा लगाते हैं और देश का निर्माण करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी बैक टू बैक क्लासेस में। हो सकता है आज की क्लास लंबी हो गई है बच्चों, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत फ्रूटफुल है और आपके लिए बेहतर है। तबीयत मेरी थोड़ी नासाज है, ख़राब चल रही है, वरना और विस्तार से क्लास लिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने अभी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लिया, इसमें कितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी करेंगे? बाज़ाब्ता तौर पे वर्ल्ड हिस्ट्री उनका एक चैप्टर है और पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आज आप समझ लेंगे, मैप को समझ लेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है बच्चों? एक आखिरी बात, अब कंटिन्यू क्लासेस उसी वक्त आएंगी जब कम से कम 50 कमेंट यानी 50 कमेंट्स होंगे पॉजिटिवली, है ना जी, कि सर आने चाहिए क्लासेस ऐसे ही रेगुलर। जैसे आज साइंस की क्लास सर ने ली है, ऐसे ही सारे विषयों के जो क्लासेस हैं वो बैक टू बैक आपको मिलते रहेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जो हाज़िरी है उसको दीजिए, और आपकी हाज़िरी स्वीकृत उसी वक्त होगी जब आप कमेंट करेंगे और कहेंगे कि सर और क्लासेस रेगुलर ऐसे ही मिलनी चाहिए। ठीक है बच्चों? कीप इट अप।